हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस आंसर बैक ईयर फ्रेमिंग की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 8 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 9 है। इसमें हम देखेंगे कि जीएस 3 में एनवायरनमेंट के संदर्भ में 2014 में जो प्रश्न पूछा गया उसे आपको किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीएस 3 का एनवायरनमेंट का प्रश्न है। 200 शब्दों में लिखना है। 2014 में पूछा गया था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसे इनकोड करेंगे और फिर इसके उत्तर फ्रेम को गढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए, आपसे प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा गया है कि क्या यूएनएफसीसी के अधीन स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्रों का अनुसरण जारी रखा जाना चाहिए, यद्यपि कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट आई है। फिर है दूसरा पार्ट, आर्थिक समृद्धि के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की दृष्टि से चर्चा करें। क्लियर। तो इसे हम कई पार्ट्स में इसको कोड करते हैं, ताकि फिर बाद में हम आपको एक साथ इसका सम्मिलित अर्थ बता दें। क्लियर। ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इस प्रश्न को पढ़ने में, क्योंकि हो सकता है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने अभी एनवायरनमेंट में इन सारे टॉपिक को ना कवर किया हो। और आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बहुत जल्द हम एनवायरनमेंट की सीरीज भी अपनी शुरू करेंगे और वहाँ पे इनको काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। बट अभी समझाने के लिए हम आपको यहीं पे इस टॉपिक को कवर करा देंगे। क्लियर। तो आप देखिए कि यूएनएफसीसी नाम की एक संस्था थी, जिसके अंतर्गत ये कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्रों का अनुसरण किया गया। हुआ क्या था कि 1992 में यूएनएफसीसी की स्थापना के 5 वर्षों के बाद जापान के क्योटो शहर में एक क्योटो प्रोटोकॉल आया, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि जो देश कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं, उन्हें किसी अन्य देश से कार्बन जो देश नहीं उत्सर्जित करते हैं उनसे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा वो उन देशों को वो तकनीक प्रोवाइड कराएंगे जो स्वच्छ विकास ऊर्जा को प्रमोट करेगी। क्लियर। अर्थात तकनीक और कार्बन के अनुसरण को या कार्बन के उत्सर्जन को कम करने से संबद्ध है ये दोनों क्या इनिशिएटिव। क्लियर। तो कार्बन क्रेडिट, स्वच्छ विकास आप समझ गए, इनको डिटेल में मांगे देखेंगे। ठीक। अब हुआ क्या कि जब इनका अनुसरण किया गया तो भारत और चीन जैसे जो देश थे उनको काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलने लगा कार्बन क्रेडिट से। लेकिन हुआ क्या कि कई सारे विकसित देशों ने और वैश्विक आर्थिक मंदी ने अब कार्बन क्रेडिट के जो मूल्य थे उसमें भारी गिरावट कर दी। मतलब कि पहले कार्बन क्रेडिट मान लीजिए 1,000 रुपये का था, अब कार्बन क्रेडिट की जो कीमत है वो 200 रुपये हो गई। ठीक। तो अब प्रश्न पूछने वाला ये आपसे कह रहा है कि अगर ये जो मूल्य में गिरावट हो गई है तो इससे भारत की आर्थिक समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या भारत को अपने इस कार्बन क्रेडिट के प्रोजेक्ट से हट जाना चाहिए। मतलब क्यों हट जाना चाहिए, क्योंकि वो ये देख रहा है कि भारत ने कार्बन क्रेडिट को हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कई सारी नवीकरणीय स्रोतों पर ऊर्जा को प्रमोट किया है। क्लियर। तो क्या भारत को अपने उस नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनको बंद कर देना चाहिए, और अगर बंद कर देगा तो उसका भारत की आर्थिक समृद्धि पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर। वास्तव में प्रश्न ये है, अर्थात अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूँ तो वो ये है, प्रश्न ये कह रहा है कि भारत सरकार को जो यूएनएफसीसी के तहत गठित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्रों के अंतर्गत जो प्रोविज़न किए गए उससे होने वाले जो लाभ थे, अब वो उतने नहीं हो रहे जितने कि पूर्व में होते थे। और अगर ये लाभ अब उतने नहीं हो रहे तो क्या भारत को कार्बन क्रेडिट से संबंधित या स्वच्छ विकास ऊर्जा से संबंधित या नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमोशन से संबंधित प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए। और अगर बंद कर देना चाहिए तो क्यों कर देना चाहिए, और नहीं बंद कर देना चाहिए तो इसके पक्ष में आप अपने तर्क दीजिए। क्लियर। और फिर आप अपना एक निष्कर्ष दीजिए। अब समझ गए। अर्थात आप ये समझिए कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारत को जो कार्बन क्रेडिट मिलता है प्रतिवर्ष विकसित देशों के द्वारा, अब उसमें कमी आ गई है, अब उसके रुपए में कमी आ गई है। तो क्या भारत सरकार को पीछे हट जाना चाहिए। क्या भारत सरकार को ये मान लेना चाहिए कि अब फ्यूचर में उसे कार्बन क्रेडिट की पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जिससे उसकी जो विकास की योजनाएं हैं वो बाधित होंगी, और अब भारत को इस कार्बन का अनुसरण न करके
पारंपरिक जो ईंधन है उन पर फिर से डिपेंड हो जाना चाहिए? पूछने वाले का कहने का मतलब यही प्रश्न है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में ये तो एक पक्षी बातें कह रहा है, इसका तो हम आराम से खंडन कर सकते हैं। क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि सर कार्बन क्रेडिट तो आपने बताया ही नहीं, स्वच्छ विकास तंत्र तो आपने बताया ही नहीं। तो वास्तव में प्रश्न में हमें कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र की डिफिनीशन नहीं लिखनी है, लेकिन हम आपकी समझ के लिए इसको काफ़ी अच्छे से अभी डिस्क्राइब कर देंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्लियर? तो अब हम ये देखते हैं कि इसका इनकोडिंग वर्जन क्या है। प्रश्न तो आप समझ गए ना कि ये पूछ रहा है कि भारत को जो कार्बन क्रेडिट मिलता था अब वो उतना पैसा उसमें नहीं मिल रहा, अतः भारत को क्या इस प्रोविज़न से बाहर आ जाना चाहिए, ये संबंधित है। तो इनकोड वर्जन क्या है? इनकोड वर्जन ये है कि यूएनएफसीसी के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट व स्वच्छ विकास तंत्र का अनुसरण करना चाहिए जबकि कार्बन क्रेडिट के मूल्य में कमी हो रही हो, अर्थात कार्बन क्रेडिट के मूल्य में कमी आ रही हो फिर भी क्या इन प्रोविजंस को अपनाना चाहिए। ये इन दोनों लाइनों का एक साथ मतलब है। ठीक, और आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विषय पर चर्चा करें। क्लियर? तो अब हम समझ गए। तो हम क्या करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं आखिरकार कार्बन क्रेडिट नाम की ये जो बला है ये आई कहाँ से और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो हुआ क्या था कि 1992 में यूएनएफसीसी ने एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी साइन की थी। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। और इसी ट्रीटी को कहा जाता था पृथ्वी सम्मेलन। क्यों? क्योंकि पहली बार सब लोग यहाँ पर आके किसी एक डिसीजन पर सहमति जताई। किस डिसीजन पे? कि हमें अपने पूरी पृथ्वी से जो हरित गैसों का उत्सर्जन हो रहा है इसके प्रभावों की समीक्षा करनी है और इसे कम करना है। अब जब पहली बार ये सब लोग आए तो पहले दिन ही तो सब कुछ थोड़ा ना कर लेंगे, सारे प्रोविजन सारी संधियाँ थोड़ा ना लागू करेंगे। इस दिन से लोगों ने इस विषय पर चर्चा करनी शुरू की और लोगों ने सोचा कि हम इसको कैसे समाधान निकाल सकते हैं। जब समीक्षा की गई तो पता चला कि इसके समाधान निकालने के हम कुछ तरीके अपना सकते हैं, जिसमें से इन्होंने कहा कि ठीक है हम वो तरीके कब बताएंगे, जब आप हमसे 5 साल के बाद मिलोगे। तो 5 साल के बाद कहाँ मिलोगे? आप सब लोग हमें मिलना जापान के क्योटो शहर में। क्लियर? अब सब लोग जब जापान के क्योटो शहर में गए बढ़िया सज धज कर, तो वहाँ सब लोग बैठ गए। जब बैठ गए तो वहाँ के प्रमुखों ने, यूएनएफसीसी के प्रमुख ने बताया कि देखो आप सब लोग क्योटो में आ गए हो, तो अब हम सब लोग मिलकर एक संधि करेंगे और उस संधि के तहत हम 2 मैकेनिज़्म को लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने बोला भाई साहब कौन से 2 मैकेनिज़्म हैं आपके? उन्होंने कहा एक मैकेनिज़्म हमारा है कार्बन क्रेडिट। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम समझ गए कार्बन क्रेडिट। दूसरा कौन सा है? दूसरा उन्होंने कहा कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र। तो उन्होंने कहा इन दोनों का मतलब क्या ज़रा बता दीजिए। उन्होंने कहा कि देखो आप जैसे जो विकासशील देश हो आप लोग मानोगे तो है नहीं, आप लोग डेवलपमेंट के कारण एनवायरनमेंट पोल्यूशन करोगे, कार्बन का उत्सर्जन करोगे, लेकिन कई सारे देश जैसे भूटान और इंडिया ये देश हैं तो ये लोग कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको पर्यावरण से ज़्यादा मोहब्बत है। ठीक, तो आप एक काम कर सकते हो कि आपको जो उत्सर्जन करना है करो, ठीक, लेकिन उस उत्सर्जन के बदले में आप इनको पैसा पे करो। अर्थात जो देश उत्सर्जन नहीं करते, जो देश गंदगी नहीं फैलाते और आप अगर गंदगी फैला रहे हो तो उनको गंदगी फैलाने का पैसा पे करो। क्लियर? और इस पैसे को जिस देश को आप पे करोगे वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि ठीक है भाई साहब इन्होंने 1 किलो गंदगी फैलाई है तो 1 किलो हमने नहीं फैलाई, तो 1 किलो का हमने इनको सर्टिफिकेट दे दिया। आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये 1 किलो कार्बन खरीदने का सर्टिफिकेट है। क्लियर? हालांकि वो टन में पूछा जाता है लेकिन मैं आपको बेसिक समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक, तो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये उन देशों से वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं जो कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते और उतनी ही कार्बन का उत्सर्जन फिर ये अपने देश में कर लेते हैं। तो इसके बदले में ये इनको पैसा देते हैं। तो इन देशों को क्या फ़ायदा होता है? जो कार्बन क्रेडिट बेचते हैं इनको काफ़ी सारा पैसा मिल जाता है ऐसे ही, साथ ही इनको काफ़ी सारी तकनीकें मिल जाती हैं। इसके अलावा इनको क्या फ़ायदा मिलता है? इनको फ़ायदा ये मिलता है कि ये अपनी जो इन्वायरमेंट से संबंधित इशूज़ हैं या फिर हेल्थ, एजुकेशन या पुअर्टी, इन सारे इश्यूज़ को टैकल कर पाते हैं। क्लियर? और आपको पता हो
कि इंडिया कार्बन क्रेडिट हासिल करने में विश्व में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चाइना है। तो समझ सकते हो इन लोगों को कितना प्रॉफिट होता होगा। बट अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब इन लोगों को लगा कि अरे यार ऐसे तो ये सबके सब पैसा ज़्यादा कमाने लग रहे हैं, तो विकसित देशों ने कहा भाई साहब अब हम आपको पैसा नहीं देंगे और एक काम करो, ये जो 1,000 रुपये आप पर डे रखे हो, ये 1,000 रुपये पर केजी का वेट हटाओ, हम आपको 200 रुपये पर केजी देंगे। अर्थात पहले जो 1 किलो कार्बन में उत्सर्जन में इनको पैसा 1,000 मिलता था, अब वो 5 किलो कार्बन में इनको एक इतना पैसा मिलेगा, यानी कि 200 रुपये 1 केजी में मिलेगा। तो इतना तो इनको 5 केजी में 5,000 मिलना चाहिए था। ठीक नहीं समझे, मतलब पहले 1,000 रुपये का 1 केजी बेचते थे, अब 200 रुपये का 1 केजी बेचते हैं। तो सोचो 1,000 रुपये में ये कितना बेच देंगे, 5 केजी। क्लियर। तो इनको 4 केजी का लॉस हो रहा, किसको, जो कार्बन क्रेडिट बेचते थे। तो अब इनको जब लॉस हो रहा तो इनके जो डेवलपमेंट वर्क हैं वो भी रुक रहे हैं। तो इसीलिए एग्जामिनर ने कहा है कि क्या इनको अब समाप्त कर देना चाहिए। तो वही इसके संदर्भ में पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाएंगे और फिर अपना एक निष्कर्ष देंगे। ठीक, तो आप समझ गए कि इसी के तहत 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, जिसमें कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ क्रियाविधि शामिल थी। अब इसकी ऑथेंटिक परिभाषा क्या है? परिभाषा है व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा पत्र जो धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापमान क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का अधिकार देता है। देखो, आप जो टेक्निकल परिभाषाएं याद करते हो ना, तो सच में आप भूल जाते हो और एग्जाम हॉल में नहीं लिख पाते हो। इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझा करो कि कार्बन क्रेडिट आया क्यों, आखिरकार स्वच्छ विकास तंत्र आया क्यों और इसके मूल में बातें क्या थी। जब हम अंत में इस पूरे फ्रेम को कवर करेंगे ना, तो देखना आप इतनी सारी लाइन को हम कैसे 2 लाइन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा उत्तर शब्दों की मर्यादा में बंधा रहे। फिर देखो, इसमें जो कंपनी, संस्था अथवा देश निर्धारित मानक से कम कार्बन उत्सर्जन करती हैं उसे कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, जबकि स्वच्छ विकास तंत्र एक ऐसा नियम है जिसको अपनाकर कोई विकसित देश अथवा कंपनी अल्प विकसित या विकासशील देशों में स्वच्छ कार्यकारी ऊर्जा तकनीक उपलब्ध कराकर कार्बन क्रेडिट ग्रहण कर सकती है। क्लियर। अब समझ गए कैसे लोग ग्रहण करते हैं। अब प्रश्न आता है कि विश्व बाजार में जो कार्बन क्रेडिट का मूल्य है उसमें कमी आ गई है। किस कारण से? वैश्विक आर्थिक मंदी, विकसित देशों द्वारा कार्बन क्रेडिट खरीदने में कमी, और ये सारे कारक जिम्मेदार हैं। अब आपसे कहा गया है अगला जो पड़ाव है प्रश्न का, कि भारत की कई स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के कारण भारत को काफ़ी ज़्यादा कार्बन क्रेडिट में लाभ मिलता था, लेकिन मूल्य में कमी के कारण अब ये प्रश्न उठ रहा है क्या इसके अनुसरण को अपनाना चाहिए या अब छोड़ देना चाहिए। क्लियर। तो इसी पर हम देखेंगे कि अगर हम छोड़ देते हैं तो हमें क्या क्या लॉस होगा और अगर इसे हम बनाए रखते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉफिट होगा। क्लियर। तो अब हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसका अनुसरण ना करें तो क्या लॉस होगा। कई सारी जो योजनाएं हमारी चल रही हैं वो ठप हो जाएंगी। जैसे सौर ऊर्जा अलायंस को ले लो, आप कुसुम परियोजना को ले लो। आप देखोगे कई सारे हम एमएसएमई सेक्टर में पावर लूम्स कर चला रहे हैं। आप देखोगे भारत सरकार 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है। आप देखोगे कि 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का हमारा गोल है, ये भी नहीं अचीव होगा। साथ ही आपको पता हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कमिटमेंट है हमारी, कि जो उसका गोल नंबर 7 है उसको कंप्लीट करना है ताकि स्वच्छ ऊर्जा को हम प्रमोट कर सकें। साथ ही आप देखोगे कि जब हम इन चीज़ों से हट जाएंगे तो हमारी जो निर्भरता है, यानी कि इन स्रोतों से जो हमें धन मिलता था कार्बन क्रेडिट के माध्यम से, जो बेहतरीन तकनीक मिलती थी, अब उससे हमें पैसे से खरीदनी पड़ेगी। हमारा ज़्यादा पैसा जब इसी में चला जाएगा तो हम गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बड़ी समस्याओं से कैसे निपटेंगे। ठीक है। और जब इन चीज़ों से नहीं निपट पाएंगे तो हमें वापस अपने परंपरागत को उनमें जाना पड़ेगा, चाहे कोयला हो चाहे पेट्रोल हो। और आपको पता है पेट्रोल हम गल्फ़ कंट्री से परचेज़ करते हैं, कोयला हमारे पास इतना अच्छा है नहीं, और अगर है भी तो इन दोनों से प्रदूषण इतना ज़्यादा होता है कि वायु प्रदूषण के कारण कई सारी बीमारियां आ सकती हैं, जिससे हमारे देश में और ज़्यादा आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा। साथ ही जो हमारा संपोषणी विकास है वो भी बाधित होगा। क्लियर। अगर हम वापस आते हैं तो हम ये बता सकते हैं इतने कारण। तो भारत को वापस नहीं आना चाहिए। इसके संदर्भ में हम कौन से तर्क देंगे कि देखो ये जो समस्या है ये स्थायी नहीं है, अर्थात कार्बन क्रेडिट में जो मूल्य में कमी आई है वो ऐसा नहीं कि पूरे 20 वर्ष 30 वर्ष तक रहेगी। मंदी थी इसलिए आ गई, और जो डेवलप्ड कंट्री थे उन्होंने इतना
अपने आप को प्रमोट नहीं किया या एक्टिव नहीं हुए, बट हम उन्हें एक्टिव करा सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर लगा सकते हैं। क्लियर? तो इस समस्या की तो कोई बात ही नहीं है, इसको तो हम दूर कर सकते हैं। दूसरा, भविष्य एक ऐसी ऊर्जा की डिमांड ही कर रहा है कि ये जब सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो स्वच्छ ऊर्जा का अपने आप महत्व बढ़ जाएगा। और अभी भारत इस ओर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और अगर अभी से भारत इस चीज़ में रुक जाएगा तो फिर आगे उसको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, अतः इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आप देखोगे कि भारत भविष्य में काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा सकता है जब हम अपने यहाँ सारी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। और आपको पता है गुजरात में हमने सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया, हम अपनी जो नई संसद भवन बना रहे वो भी सौर ऊर्जा से प्रेरित होकर बना रहे ताकि उसमें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को समाहित कर सकें। साथ ही हमारे कई सारे बांध या कई सारे जो हमारी परियोजनाएं हैं वो भी सौर ऊर्जा से संबंधित है, जिसमें काफ़ी सारा प्रॉफिट निहित है। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए सिक्किम पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पॉजिटिव कार्बन क्रेडिट देता है। ठीक। फिर देखोगे भारत वैश्विक कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट में चीन के बाद दूसरा बड़ा विक्रेता है, तो इस पद से भी हम जा सकते हैं। समझ रहे हो? तो जब चाइना नहीं जा रहा तो हम क्यों जाएं? ठीक। फिर इस क्रेडिट के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने सौर ऊर्जा मिशन व 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के मिशन को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे हमारा वर्ल्ड में एक अच्छी छाप जाएगी कि एसडीजी के जो गोल नंबर 7 है उसको हमने हासिल कर लिया, और वर्ल्ड के लोग हमें सराहना का पात्र बनाएंगे। क्लियर? इससे हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। और साथ ही उच्च प्राथमिकता वाले जो हमारे प्रोजेक्ट थे, चाहे घरों का निर्माण हो, चाहे उद्योगों का गठन हो, चाहे कृषि उपकरणों का संवर्धन हो, आपने देखा होगा कि हमने सौर पंपों की स्थापना की है ट्यूबवेल्स में। और इससे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें हमने कहा है कि किसानों की डबल इनकम करेंगे, तो उसमें भी फ़ायदा मिल सकता है। क्लियर? तो आप देख सकते हो, और कोरोना के टाइम पीरियड में के बाद इन सारी चीज़ों की तो आवश्यकता और भी ज़्यादा बढ़ रही है। क्लियर? कि वैश्विक महामारी के दौर में अगर हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर ना हुए, गल्फ कंट्री पर ही डिपेंड रहे, तो देखते हो आप उनके कैसे कार्टेल बना के वो प्राइस कभी लो करते हैं कभी हाई करते हैं। तो इस चीज़ से भी हम बच सकते हैं इन फ्यूचर में। ठीक है? यानी कि ये हमारा डिप्लोमेसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अब ये निष्कर्ष निकलता है कि आखिरकार फिर करना क्या चाहिए जब ये सब चीज़ें ऐसी हो रही। तो करना यही चाहिए कि अपने पड़ोसी देश चीन के साथ मिलकर हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई जो ये कार्बन क्रेडिट और सीडीएम से जुड़ी जो वैश्विक चिंताएं हैं उनको कैसे दूर करें, और जो विकसित देश हैं उनको ये बताएं कि भाई साहब आपने जो कॉमन बट डिफ्रेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो आपने एक फंड बनाया है उसमें आप हमें और चाइना को और जो विकासशील और कम विकसित देश हैं उनको तकनीक और आर्थिक सहायता प्रदान करें, अगर नहीं प्रदान करते हो तो हम आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। क्लियर? ऐसी चीज़ें करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपने इस उत्तर को पूरी तरह से काफ़ी विस्तृत रूप में देख लिया। बट अब आपके मन में आ रहा होगा सर लिखना तो हमें 200 वर्डों में था, तो हम इसको कैसे टैकल करें? तो अभी बताते हैं। देखिए, आप इस प्रश्न में आप तो क्या जितने भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, कार्बन क्रेडिट, स्वच्छ विकास तंत्र, यूएनएफसीसी, इसके बारे में डिटेल से ज़्यादा लिख दोगे। बट आपको ये नहीं लिखना है सब। क्यों? अब आपके कुछ लोगों को लग रहा होगा सर नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर नाराज़ हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं नाराज़ होगा। क्यों? आप ऐसे लिखिए। देखिए, आप जब इस प्रश्न का उत्तर लिखें ना तो आप बिल्कुल संक्षेप में एक पैरा में कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र और यूएनएफसीसी को डिफाइन कर दें। कैसे? आप लिखेंगे कि 1992 के रियो अर्थ सम्मेलन में यूएनएफसीसी के द्वारा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें हरित गृह गैसों की समीक्षा करने की बात की गई, जिसे 5 वर्षों के बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट व स्वच्छ विकास तंत्र जैसे प्रावधानों की समीक्षा की गई। और इसके आधार पर यह डिसाइड किया गया कि जो विकसित देश हैं वो कार्बन के उत्सर्जन के बदले कहाँ से, जो अल्प विकसित देश हैं जो कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनसे क्रेडिट परचेज करेंगे। साथ ही उन्हें स्वच्छ विकास यंत्रों के तहत तकनीकी सहायता भी प्रोवाइड करेंगे ताकि कार्बन का जो उत्सर्जन है उसे समायोजित किया जा सके। अब फिर दूसरे पैरा से लिखोगे, हालांकि उपयुक्त प्रावधानों में देखते हुए कार्बन क्रेडिट के मूल्य में इस समय भारी गिरावट आई है, जिसका कारण वैश्विक मंदी और विकसित देशों के द्वारा इसकी खरीदारी न करना है। इस संदर्भ में कुछ लोगों के मध्य ये प्रश्न उठता है, क्या भारत को इस प्रक्रिया से बाहर आ जाना चाहिए? और आ जाना चाहिए तो भारत को ये नुकसान हो सकते हैं, नहीं आने से भारत को ये फ़ायदा हो सकते हैं। और फिर निष्कर्ष के तौर पर आप अपनी बात कह दोगे। कहने का मतलब आपके कितने पैरा बनेंगे? आपके 5 पैरा बनेंगे। पहला पैरा जो बनेगा उसमें लगभग 50 से 60 वर्ड होंगे।
दूसरा जो पैरा बनेगा जिसमें आपको भारत के संदर्भ में बात करानी पक्ष में, उसमें लगभग 80 से ज़्यादा वर्ड बनेंगे। ठीक है, तीसरा जो पैरा बनेगा उसमें आपके 50 वर्ड बनेंगे और चौथा जो पैरा बनेगा उसमें आपके 20 वर्ड बनेंगे, यानी कि निष्कर्ष में। क्लियर? तो आप ऐसे अपने इस उत्तर को संक्षेप में लिख सकते हो। आप इतना डिटेल मत बताना, बस आप क्या है कि इन चीज़ों को एक एक लाइन में कंसीडर कर दो कि भारत की जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो दिक्कत में आ जाएंगी, भारत की जो योजनाएं हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा, परंपरागत ईंधनों पे, और जो गरीबी भुखमरी हैं। अब जैसे ये दोनों एक जैसे पॉइंट हैं, ठीक, तो इतना बड़ा बड़ा आपको नहीं लिखना है। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने कोशिश की कि आपको कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनको भी डिस्क्राइब कर दिया, साथ ही इस प्रश्न का उत्तर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस कर दिया। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।